औद्योगिकरण नेहरू की विकास रणनीति के केंद्र बिंदु में था, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब भी संघर्ष कर रही है। आखिर क्यों? अगर इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए कोई एक कारण देना होता तो उत्पाद के सबसे प्रभावी कारक लेबर का प्रभावी उपयोग करने में हमारी विफलता पर लोग उंगली उठाते हैं। विकास के लिए 75 साल के प्रयासों के बावजूद भारत 85% वर्कफोर्स कृषि या 10 से कम लेबर वाले उद्योगों में काम कर रहा है। इसमें प्रति श्रमिक वैल्यू एडिशन बहुत कम है। इस विशाल श्रम शक्ति का प्रभावी उपयोग और विनिर्माण की सफलता एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। आइए आज की रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे भारत आज भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से बहुत पीछे है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्वतंत्रता के समय नेहरू ने सबसे पहले इस्पात और सभी प्रकार की मशीनरी जैसे अत्यधिक पूंजी गहन भारी उद्योगों का निर्माण करके औद्योगिकीकरण का विकल्प चुना। उन्होंने कपड़े, वस्त्र, जूते, स्टेशनरी, रसोई के बर्तन, साइकिल और सिलाई मशीनों जैसी सभी हल्के श्रम गहन विनिर्माण के छोटे पैमानों के उद्यमों द्वारा उत्पाद के लिए छोड़ दिए। उनके पास औपचारिक पूंजी तक पहुंच नहीं थी। संसाधनों का यह आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण और निजी क्षेत्र के निवेशकों के लाइसेंस के माध्यम से लागू किया गया था। हल्के निर्माताओं के लिए लाइसेंस स्वतः ही अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में 1967 में इस व्यवस्था को लघु स्तरीय उद्योग सूची के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इस सूची में शामिल आइटम छोटे उद्यमों द्वारा विशेष उत्पादन के लिए आरक्षित किए गए। 1980 के दशक के अंत तक सूची 800 से अधिक आइटम लंबी हो गई थी। 1950 और 1960 के दशक में निवेश के लिए बहुत कम बचत के साथ भारी उद्योग औद्योगिकरण को आगे नहीं बढ़ा सके। न ही भारत का भारी उद्योग दुनिया के दूसरे देशों की इंडस्ट्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, जो पूंजी प्रचुर औद्योगिक देशों में काफी बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर पूंजी की कमी के कारण हल्के उद्योगों में छोटे पैमाने के उद्यम अपने छोटे पैमाने और खराब उत्पाद गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। स्वतंत्रता के समय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय वस्त्र उद्योग ने 1948 से 50 में विश्व बाजार में 11.3% की हिस्सेदारी का दावा किया, जो जापान के बराबर था। 1950 के दशक में जब अमेरिका और ब्रिटेन आंशिक रूप से इस उद्योग से बाहर निकल गए, तो भारत के पास विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बेहतरीन संभावनाएं थी। हालांकि यह जापान से इस दौर में पिछड़ गए, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने बड़ी मीलों की मशीनरी का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए नए निवेश करने के लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। छोटे पैमाने के उद्यमों की रक्षा के लिए उन पर उच्च उत्पाद शुल्क लगा दिया और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा खादी के निर्माण में लगाने के लिए बाध्य किया। विकासशील देशों में जिन्होंने सफलतापूर्वक औद्योगिकीकरण किया है, प्रचुर कारक श्रम, निरंतर कौशल उन्नयन से गुजरा है। इससे शुरू में हल्के विनिर्माण में सरल मशीनरी के साथ काम किया और फिर जैसे जैसे आय बढ़ी और पूंजी जमा हुई, बढ़ती पूंजी तीव्रता वाले उद्योगों में अधिक से अधिक जटिल मशीनरी के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया से श्रम उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन लगभग सारी पूंजी भारी उद्योगों में और लगभग सारा श्रम कृषि और छोटे पैमाने के उद्यमों में लगाकर भारत ने श्रमिकों को ये अवसर देने से मना कर दिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में 1991 में निवेश लाइसेंसिंग समाप्त होने के बाद भी श्रम प्रधान हल्के विनिर्माण उद्योग क्यों नहीं पनपे। इसका आंशिक उत्तर यह है कि आम धारणा के विपरीत निवेश लाइसेंसिंग उस वर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। लघु उद्योग आरक्षण जारी रहा, जिसमें 800 से अधिक वस्तुएं अभी भी बड़े उद्योगों के लिए प्रतिबंधित थी। 2005 तक ये प्रतिबंध काफी हद तक, भले ही पूरी तरह से ना हो, हटाया नहीं गया था। लेकिन हल्के विनिर्माण में बड़े पैमाने के उद्यम अभी भी क्यों नहीं उभरे हैं? इसके दो संभावित कारण हैं। सबसे पहले, लंबे समय से चल रहे सख्त श्रम कानून उनको श्रमिकों की असंगत रूप से रक्षा करते हैं, जो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए भाग्यशाली है, जबकि बड़े उद्यमों को श्रम प्रधान क्षेत्रों में उतरने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, परिधान के एक प्रमुख निर्यात ने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बने रखने के लिए उड़ीसा में कम लागत वाले स्थानों पर अपनी कुछ फैक्ट्रियां स्थापित करने का विकल्प चुना था, लेकिन पाया गया कि इन फैक्ट्रियों की कीमतें न्यूनतम मजदूरी में अचानक 30% की वृद्धि के कारण बहुत अधिक हो गई थी। श्रम के कारण उनकी लागत में 30% की वृद्धि हुई और इस परिवर्तन ने कुल लागत में 9% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया, जो इस क्षेत्र के संचालन के लिए आवश्यक छोटे मार्जिन को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। दूसरा यह कि उच्च तकनीक और पूंजी गहन उद्योगों के साथ हमारे दशकों के लंबे जुड़ाव ने हमारे व्यापारियों, नीति निर्माताओं और नौकरशाहों को सहज रूप से इन उद्योगों का पक्ष लेने के लिए बाध्य किया है।
अन्यथा प्रतिबंधात्मक श्रम और संभवतः भूमि कानूनों को छोड़कर इनमें से प्रत्येक इकाई के हल्के विनिर्माण उत्पादों के लिए प्रति उदासीनता ऐसे समय में जब देश का 90% कार्यबल कम उत्पादकता वाली कृषि और बहुत छोटे उद्यमों में फंसा हुआ हो, उसको समझना मुश्किल है। व्यापारियों की उदासीनता को फिक्की या फिर CII ने हमारे उद्योगपतियों की किसी भी सभा में ये पूछकर आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि क्या उन्होंने हाल ही में परिधान और जूते जैसे विनिर्माण उत्पादों में निवेश किया है या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। नीति निर्माताओं और नौकरशाहों के संबंध में हम उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उदाहरण दे सकते हैं, जिसने पूंजी गहन क्षेत्रों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में इस योजना को परिधान क्षेत्र में भी लागू किया गया, पर अफसोस हमारी शर्तें इतनी कठोर है कि कोई भी उद्यमी इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में श्रमिकों को काम करने पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य विकास है। इस रोजगार को बढ़ाने के लिए अगला कदम हल्के विनिर्माण में बड़े पैमाने के उद्यमों के सामने आने वाली शेष बाधाओं को दूर करना होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। QBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।